नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम आमने सामने में। वैसे तो इस प्रोग्राम में हमने आपसे बहुत से लोगों को रूबरू कराया है, पॉलिटिशियन और फिल्म स्टार, सिंगर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन आज इस प्रोग्राम में हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने वाले हैं वो अपने आप में एक मिसाल है। जी हाँ, हम एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ में हैं जिन्होंने एक ऐसा चलन शुरू किया जो शायद इससे पहले नहीं था, लेडी बाउंसर। मेहुनिसा जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि ये सफ़र कैसे शुरू हुआ लेडी बाउंसर का। स्टार्टिंग में जब मैं बाउंसर लाइन में आई थी तो उस टाइम फीमेल बाउंसर कोई भी नहीं होती थी। जी जी। उस टाइम लड़कियों को सिक्योरिटी गार्ड ही बोला था और जेंट्स बाउंसर को जेंट्स बाउंसर मतलब बाउंसर के नाम से बुलाया जाता था। जी जी। और लेडी को बोला था सिक्योरिटी गार्ड, आप इस गेट पे रहेंगे, बाउंसर इतने रहेंगे। तो मुझे स्टार्टिंग में जब मैं बाउंसर लाइन में, मुझे नहीं पता था कि मैं बाउंसर बनूंगी जी। तो जब मैं पार्ट टाइम जॉब के लिए गई तो जब मैंने देखा कि ये चीज़ काम सेम हमारा वही होता था जो बाउंसर करते हैं, लड़ाई झगड़े में भी हम उसी तरीके से मतलब सामना करते थे, लेकिन हम लोगों को वही सिक्योरिटी गार्ड बोला जाता था। जी। तो अक्सर करके बाउंसर से और सिक्योरिटी ऑफिसर से मेरे पंगे ही रहते थे कि वो जेंट्स बाउंसर है तो हम भी लेडी बाउंसर ही बोले जाएंगे। तो सब कहते थे हाँ माता बाउंसर ही अलाउगे। और आज आप देखेंगे दिल्ली में इतनी सारी लेडी बाउंसर हो गई हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपने पहल की। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि परिवार ने कैसे आपको अनुमति दी, कैसे आपको बोला कि भाई आप जाइए, या आपने खुद जिद करके इस फील्ड में आई? मम्मी पापा को तो ये चीज़ पसंद नहीं थी क्योंकि मम्मी तो फिर भी पढ़ाई से आज तक मतलब सफ़र में हमारे साथ ही रही हैं। पापा को नहीं पसंद था क्योंकि उन्होंने मम्मी को भी कभी जॉब नहीं करने दी। जी जी। तो जब पापा हॉस्पिटल में थे, मैंने स्टार्टिंग तब से ही की थी। जब पापा को पता चला उन्होंने बहुत गुस्सा किया। उसके बाद काफ़ी ऐसे सामने करना मतलब मुसीबतों का सामना करना पड़ा। भाई सामने आ गए, फिर पापा ने मना किया कि कोई जॉब नहीं करनी होगी। लेकिन हम लोगों ने यही बात बोली, अब्बू हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपकी इज्जत पे कोई बात आए। मतलब कभी ऐसा कुछ हुआ ना तो आप हमें काट भी डालोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हम बाउंसर लाइन में गए हैं तो हमें पता है वहाँ हम दूसरों की सेफ्टी करते हैं। जी जी। तो हम अपनी सेफ्टी क्यों नहीं कर पाएंगे। आप बेफिक्र रहिए कि हमसे कोई गलती होगी या कोई हमें कुछ बोल पाएगा, क्योंकि बाउंसर का काम दूसरों की हिफाजत करना होता है। जी जी। तो अभी कितना समय हो गया आपको इस लाइन में आए हुए? अब 10 साल हो जाएंगे। 10 साल हो जाएंगे। ये 10 साल का अनुभव बहुत बड़ा अनुभव कह सकता हूँ, क्योंकि आपने एक मिसाल दिखाई है लोगों को कि भाई ये भी हो सकता है। हाँ, ऊपर वाले का करम था और आप सबका साथ था। और ये था कि हाँ मेरी मेहनत थी लेकिन उसमें और सबकी सपोर्ट थी। मतलब मैं जानती हूँ कि लड़की एक अगर कुछ भी चाहे ना अच्छे काम पे चलने के लिए, नेक मकसद पे अपना सहारा लेकर अगर अपनी हिम्मत को बनाए रखे तो किसी भी चीज़ में मुकाम में मतलब कुछ भी मुकाम हासिल कर सकती है अगर लड़की एक चाहे तो। नहीं, जैसे अब बात करें पब, रेस्टोरेंट या इस होटल की कि आप नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, उस समय बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो कभी डर नहीं लगा या इन चीज़ों से कभी पीछे हटने का मन नहीं किया? नहीं, मुझे अच्छा लगता है। जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ मुझे बहुत मज़ा आता है। नहीं, मतलब एक लड़ाई झगड़ा दूसरी बात है, लेकिन अभी आप नाइट शिफ्ट करके वापस घर जा रहे हो तो कभी डर नहीं लगा कैसे घर पहुंचूंगी, क्या होगा नहीं होगा? डर मुझे कभी महसूस नहीं है। डर तो मेरे पास है ही नहीं। जी। मैं उन लड़कियों को इस बारे में सोचती हूँ, खौफ करती है, हाय मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, हाय मैं ये नहीं करूँगी। क्यों? लड़का खाना खाता है कि लड़कियाँ खाना नहीं खाती हैं? लड़कियों के 2 हाथ पैर नहीं है। लड़कियाँ क्यों डर जाती हैं? उनकी आवाज़ में दम नहीं है। कोई ऐसा कोई किस्सा बताइए ताकि लड़कियों को हौसला अफजाई मिले इस फील्ड में आने के लिए? आपने स्टार्टिंग में जब मैंने सोशल ज्वाइन किया था तब ड्रॉपिंग नहीं थी। जब सर ने बोला था 2-4 मतलब 1 महीना ही हुआ था मैं ज्वाइन किए कि सर ने बोला कि ड्रॉपिंग देनी होगी लड़कियों को, तब हम ऑटो में जाते थे। तो दक्षिणपुरी का इलाका आपने सुना ही होगा। वहाँ मेरा ऑटो ऐसे जा रहा था, सामने से एक गाड़ी आ गई, उन्होंने चाकू लिया और उस ऑटो पे मार दिया और बोले मुझे गाली बक्के के बाहर आ। 4-5 बंदे आए। तो मैंने आते ही बोला उन लोगों से कि वो अपनी भाषा में बोलने लगे बदतमीजी से, मतलब उन्होंने मुझे उल्टा बोला। तो मैंने सीधे बोला सर जी, मैंने फ़ोन निकाला, सर जी 4 मुर्गे फंस गए हो, आ रही हूँ थाने लेके। और कुलदीप सर डंडे वंडे निकाल के रखना है ना, और मैं आती हूँ, इन सबका मुर्गों को अच्छे से बताते हैं। तो बंदे डर गए, वो सोचे किसी ऊंची पोस्ट पे है लड़की। उन्होंने निकाले पैसे 500-500 रुपये, चारों ने मुझे हाथ दिए और बोला मैडम गलती हो गई। मैं कहा क्या हो गई गलती? जाना तो थाने पड़ेगा ही, मैं कुछ ना जानती, अब तो थाने जाना पड़ेगा। मैडम इतने पैसे हैं, क्या करूँ थाने पैसे का? हजार डाल लूँ? तो गरीब लोगों को यहाँ गुंडागर्दी करके लूट रहा है और मैं छोड़ दूँ थाने को ऐसे ही? तो हमारे को मैंने गालियाँ बकी जो मेरे मुँह में आया, फिर वो बंदे निकल गए साइड से। तो वो ऑटो वाला हंसने लगा, दीदी आप तो कमा लो। मैंने उसको पैसे दिए, मैंने कहा 2000 रुपये तू रख क्योंकि तेरा ऑटो ख़राब कर दिया उस बंदे ने। फिर वो हंसा। फिर नेक्स्ट डे मैंने जाकर अपनी ड्यूटी पे बताया, वो डर गए सब। उन्होंने कहा कि हम पहले ही बोल रहे थे लड़कियों को ड्रॉपिंग देनी चाहिए। मेरा स्टाफ इतना बेस्ट है ना, मतलब एक फैमिली होती है ना।
के मालिक ऑल स्टाफ, मैं तो बोलती हूँ होजकाज विलेज के जितने भी पब है वो लड़कियों को इतना ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट देते हैं कि उन्होंने हमें ड्रॉपिंग दी और यहाँ तक कि बाहर तक छोड़ने तक आते हैं बंदे हम लोगों को, जबकि हमें किसी बात का डर नहीं है, लेकिन वो लोग डर गए कि कहीं हमारे स्टाफ को कुछ ना हो जाए। चलो वो डर गए, लेकिन परिवार को जब आपने किस्सा सुनाया होगा तो उनकी मम्मी तो जाने ही नहीं दे रही थी जी। मैं बोला डर की क्या बात है, मैं किसी से नहीं डरती हूँ, तो आपको भी डरना नहीं चाहिए ना जी जी। और आज मेरे मम्मी पापा इतना प्राउड करते हैं, अगर मैं देर रात से हुई तो उन्हें कोई परवाह नहीं है जी जी, उन्हें पता है अच्छा खास होगी बस। चलिए, लेकिन अब मैं पढ़ रहा था आपके बारे में कि आप सहारनपुर से हैं बेसिकली, दिल्ली कैसे आना हुआ और क्या मतलब रहा पूरा ये? मम्मी पापा बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे क्योंकि पापा का बिजनेस में प्रॉब्लम आ गई थी जी जी, और काफ़ी उनको लॉस हो गया था जी जी, पापा हॉस्पिटल में थे, तब हम दिल्ली आए जी, और तब से हम दिल्ली में ही हैं जी जी। तो तब से दिल्ली में ही है। और पढ़ाई के बारे में अगर बात करें, पढ़ाई में बीए फर्स्ट ईयर में थी तब से हूँ। हमको पता था कि लड़कियाँ पढ़ाई में अपना ध्यान देती हैं, तो मैं एग्जाम देने जाती थी, मैं और मेरी सिस्टर दोनों ही यहाँ पे हम जॉब करते थे और फिर वहाँ एग्जाम भी। आपका आर्मी में जाने का सपना था, आपका पुलिस में जाने का सपना था, उसके बारे में कुछ बताइए। हम लोग बचपन से ही सब बहन भाई पागल थे आर्मी में जाने के चक्कर में। सामने से गाड़ियाँ जाती थी आर्मी की, तो हम लोग धूप में खड़े रहते थे। भैया आतंकवादी का तो मुझे नहीं पता था उस टाइम पे, लेकिन हाँ ये पता था कि सरहद पाकिस्तान और हिंदुस्तानी जो लड़ाई होती थी उसके बारे में बहुत किस्से सुनते थे। तो हम लोग सोचते थे, पापा को बोलते हैं कि 2-4 को तो हम भी ऐसे घेर देंगे, मतलब वो आर्मी के नौजवान जाते थे, खड़े हो जाते थे, भैया हम भी आएंगे, हम भी 2-4 को मार देंगे, ये है वो मार के गिरा देंगे, हम भी आर्मी ज्वाइन करेंगे। तो एक लगा वो थी मतलब अंदर से इच्छा कि हम आर्मी ज्वाइन करेंगे। फिर उसके बाद पुलिस में जाना चाहती थी, फिर मैंने एनसीसी ज्वाइन की। तो अब्बू को तो पता नहीं था जॉब वॉब करना, पढ़ाना नहीं चाहते थे, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, उनकी अपनी वो थी डर। फिर मैंने एनसीसी ज्वाइन की और खूब अच्छे से चीटिंग करके ज्वाइन की थी मैंने। उसमें 75 मार्क्स चाहिए थे और मेरे थे 65। मैंने क्या किया, मैम गई चाय पीने, मैंने फॉर्म वॉर्म भरा और रख दिया जी। मैम को पता ही नहीं है, फॉर्म चले गए आगे और मैंने एनसीसी ज्वाइन की। 4 महीने हो गए। जब ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली थी फायर कराने के लिए, उससे पहले एक ऊपर से मतलब बिल्डिंग पे चढ़ना सिखाते हैं, तो जैसे मैं जा रही थी ना ऊपर, नीचे ने मैम ने आवाज़ दी, मैम निशा, तो सर ने कहा इतने जरूर चीटिंग की है। मैं गिरने वाली, सर ने ऊपर खींच लिया, बोला क्या हुआ? मैं बोला सर मैंने ना चीटिंग करके फॉर्म भरा था, वो मैम को पता चल गया होगा। तो उन्होंने अपने ऑफिस बुलाया और वो डांटने लगी। तो सर बोले उस लड़की में लगन है, ठीक है, और वो करना चाहती तो हमें से मना नहीं करना चाहिए। पहला दिन था, उस दिन मुझे यूनिफॉर्म मिली, वो मैंने घर जाके दे दी पापा को। अब्बू को इतना गुस्सा है, उन्होंने जला दी। फिर मैंने सोचा कि लड़कियों को दबके ही रहना चाहिए, मतलब मैंने अपनी लाइफ को चेंज कर दिया और यही सोचा कि लाइफ में लड़कियों को ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना है, चुप रहना है, किसी के सामने ज़्यादा बात करने पे बेइज्जती होती है, आंखें नीचे करके रहना है। जब दिल्ली आई तो बिल्कुल मैं ऐसी हो गई थी, रोड क्रॉस करते ही मुझे घबराहट होती थी। फिर जब बाउंसर में लाइन में चूज़ की कि मैं बाउंसर में जाऊँगी, तो फिर वही मुझे लगने लगा कि नहीं, लड़की कमज़ोर नहीं होती है। अभी क्या आपको बाहुबली के नाम से भी कहते हैं वहाँ पे कि आप लड़ाई झगड़े सुलझा देती हैं तुरंत? नहीं, बाहुबली तो नहीं बोलते मुझे जी जी, वो भीम बोलते हैं, लेडी भीम। भीम बोलते हैं। चलिए, आपने एक प्रेरणा लोगों के बीच जगाई कि लड़कियां ये भी कर सकती हैं। लड़कियों को मैं बोलती हूँ, आप लड़की के आवाज़ के अंदर दम होना चाहिए। लड़की अपने शरीर पे न जाए, उसकी आवाज़ में दम है तो कोई भी उसे नहीं दबा सकता जी जी। अब 10 साल के तकरीबन आपको टाइम हो गया लेडी बाउंसर के रूप में, क्या कोई शिकायत है इस काम में आने के बाद, या लगता है कुछ चीज़? किसी भी चीज़ की शिकायत नहीं, और बल्कि प्राउडफुल करता हूँ कि मैं बाउंसर में आई, बाउंसर लाइन में चूज़ की। हाँ, मेरे जो सपने थे वो पूरे नहीं हो पाए, लेकिन ये लाइन मेरे लिए बेस्ट है, इसमें इज्जत है, पैसा है। आगे भी आप ये करेंगे या मतलब अभी सोचते हैं कि? मैं सब पीएसओ बनना चाहती हूँ, पर्सनल पीएसओ, या ऊपर वाले ने चाहा जो भी कुछ होगा देखा जाएगा। अभी लेकिन करेंगे इसी लाइन में आगे। और मैं देख रहा था कि आपने प्रियंका चोपड़ा, विद्या बालन, इन लोगों के साथ को भी सिक्योरिटी। हाँ, मैंने बहुत से ऐसे फिल्म स्टार हैं, एक्ट्रेस और वो सिंगर जिनके साथ मैं गई हूँ, उनके साथ सोनू निगम के बेटे को मैं लेके आई थी पुराना किला में। बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे मतलब इतने इवेंट किए मैंने। अब इवेंट लाइन मैंने छोड़ दी, मैं जॉब करती हूँ। तो अब जब आपने फिल्म स्टार को भी आपने सिक्योरिटी दे दी, पब में भी आ गए, इसके अलावा कोई ख्वाहिश है अब जो पूरी करनी है? इसके अलावा कि सोचते हो कि मुझे अभी और ये करना है? शाहरुख खान से मिलना है। चलिए, अच्छा है, शाहरुख खान की बात आपने की। कोई मतलब अगर फिल्मों की बात करें, आपकी अपनी निजी लाइफ की बात करें, तो मेहुनिशा निजी लाइफ में कैसी हैं? क्या उन्हें पसंद है, क्या नापसंद है? मुझे बच्चों के साथ रहना जी, मस्ती करना बहुत पसंद है जी जी। हाँ, ये है कि अपने मतलब रियल लाइफ में अपने माँ बाप से बढ़ के मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तो ये माँ बाप से बढ़कर आपको कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अब अगर सोचें कि माँ बाप ने आपको
और एक मतलब एक बाउंडेशन होती है कि आप ये दहलीज मत लांघिए। क्या कहना चाहेंगे माँ बाप के लिए, उन्होंने जो आपको फ्रीडम दी, एक काम, एक अलग तरह का काम, सिर्फ काम ही नहीं, क्योंकि आपने खुद बोला कि ये शायद पहली बार था कि लेडी बाउंसर के रूप में आपको देखा गया या आपने उस काम को चुना, तो क्या लगता है कि ऐसे माँ बाप को, जो और दुनिया भर में तमाम माँ बाप हैं, क्या उनको और बेटियों को इस तरह से आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए? जरूर देनी चाहिए उनको, पता साथ देना चाहिए। अगर आपकी बेटी सही राह पे चल रही है ना, तो उसको देखें, उसको समझें कि आपकी बेटी क्या करना चाहती है, क्या पता वो आसमान छू जाए। हाँ। ऐसा नहीं कि अगर आपकी बेटी कुछ करना चाह रही है, आप उसमें बीच में मतलब बोलेंगे कि नहीं ये काम मत करो। मैं हर माँ बाप को ये नहीं बोलूँगी ये बच्चों को आज़ादी दो, लेकिन उनको देखो और समझो। अगर आप उनको समझोगे तो शायद वो आप बहुत आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल। मेहुनिसा जी, आपकी छोटी बहन भी लेडी बाउंसर ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो मतलब आप अपने घर वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत कहने की बनते जा रहे हैं? नहीं, हम दोनों सिस्टर स्टार्टिंग से ही साथ में हैं। वो स्टार्टिंग में मेरे साथ ही आई थी, लेकिन वो अब बीच में अपने ऑफिस में ज़्यादा ध्यान देने लगी। अच्छा। इवेंट वो भी साथ करती थी, वो और भी ज़्यादा स्लिम थी, लेकिन हम दोनों बहनें साथ ही। जी, एक आखिरी संदेश कोई हमारे दर्शकों को आप देना चाहती हैं, बताना चाहती हूँ? लड़कियों को यही कहना चाहूँगी कि कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का कोई भी मतलब वो आए, मुसीबत आए, तो घबराए नहीं, और हर एक चीज़ का मतलब मुसीबत का सामना करें डट के। जी। आवाज़ में दम होगा लड़की के तो उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। जी, देखा हमने बात की मेहुनिसा जी से, जो पहली लेडी बाउंसर ग्रुप में देश में अपनी पहचान बनाई, और बेड़ियों से आगे निकलकर उन्होंने सीख दी कि तमाम जो देश की लड़कियां हैं, बेटियां हैं, वो आगे बढ़ सकती हैं, अलग अलग प्रोफेशन को चुन सकती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि उस हर माँ को अपनी बेटियों को आज़ादी देनी चाहिए, और हर माँ बाप को अपनी बेटियों के सपने पूरी करने का उसको मौका देना चाहिए, ताकि फिर कोई ऐसा कोई मिसाल कायम कर दे। जैसे हम मेहुनिसा जी से बात कर रहे थे कि पहली बार के तौर पर उन्होंने ये काम और ये इस पेशे को अपनाया, जो अपने आप में एक मिसाल है। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार फिर किसी ख़ास शख्स से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।